आपने सही बोला है। आई थिंक हमारे एंड पे हम साइंटिस्ट वी आर असेसिंग द डेटा। हम लोग जो भी डेटा मिल रहा है, जो भी रेनफॉल, जो भी इंसिडेंसेस हो रहे हैं, हम लोग उसको असेस करते हैं, हम्म। रिस्क असेसमेंट्स करते हैं। हम हॉटस्पॉट जो जगहें हमारी सबसे इम्पैक्टिंग, सबसे फर्स्ट इम्पैक्टिंग जगहें हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन हम वो रिपोर्ट्स वगैरह गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। बट हम्म। देन फिर वो आगे गवर्नमेंट का टेक है कि वो कहाँ तक डेवलपमेंट को हैम्पर करते हुए हमारी बातों को आगे रखें एंड देन दे टेक इट फॉरवर्ड कि कहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, कहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जो हमारी डीपीआर डेवलप होती हैं या डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स डेवलप होते हैं या जो हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं जो हम लोग प्रपोज करते हैं, या एक सिचुएशन के अकॉर्डिंगली किस रिवर पे, किस वाटर बॉडी पे किस तरीके से होना चाहिए, हम लोग वो सब प्रपोज करके बीइंग अ साइंटिस्ट वो आगे कम्युनिकेट करते हैं। बट वो आगे आई थिंक ये थोड़ा सा गैप है बिटवीन द रिसर्च द साइंटिस्ट वुड वी आर डूइंग एंड व्हाट इज बीइंग इम्प्लीमेंटिंग, जो गवर्नमेंट हमारी जो है इम्प्लीमेंट कर रही है। वहां पर गैप की वजह से आई थिंक जो हमारे ये इंसिडेंसेस होते हैं या इनका जो इम्पैक्ट है, जो त्रासदी होती है, वो इतनी ज्यादा क्यों होती है, वो इसकी वजह से होती है। ये आपने सही कहा। मेरे साथ अनिल सूद साहब बने हुए। सूद साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा भारी भरकम मंत्रालय है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार का, जिसका काम ही है ये पता करने के लिए कि पर्यावरण पर कितना असर पड़ रहा है, पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हर राज्य में करीब करीब इस तरह का मंत्रालय है। और अगर पहाड़ों में आप चले जाएं, पहाड़ी राज्यों में चले जाएं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, वहाँ तो बड़ा गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया जाता है। लेकिन ये जो घटना हमने देखी, केदारनाथ की घटना देखी, नेपाल की ये घटना देखी, अब यहां पर चर्चा आ रही है कि भाई झीलें हैं, वो झीलों का निर्माण हो जाता है, पानी बढ़ जाता है। ऐसी कितनी और झीलें हैं जो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए खतरनाक हैं, और कितनी खतरनाक हैं? देखिए, हिमाचल उत्तराखंड के में तो 10-10 झीलें ऐसी हैं जो बहुत खतरनाक है। जी। जे एंड के में 15 झीलें खतरनाक है। हम्म। लगभग 3,000 झीलों में से सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी सिर्फ 100 झीलें मॉनिटर कर रहा है। ये जी। तो ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात हो गई। हम्म। अगर आपको, जैसे अभी साइंटिस्ट महोदया ने बताया कि साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, मेरे को प्रकाश जावड़ेकर जी का एक वाक्य याद आ गया। 2019 में जब वो पर्यावरण मंत्री थे, तो उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर कहा कि ये साइंटिस्ट लोग तो ऐसे डराते रहते हैं, कोई कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, हम डेवलपमेंट करेंगे। और उसी सेमिनार में बाबुल सुप्रियो को मैंने जब पूछा, तो मेरे साथ बाहें, कुर्ते की बाहें फोल्ड करने के बाद लड़ने के लिए आ गए। तो वो एक माइंडसेट दर्शाता है। अब जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये कौन हेड करता है? एक ब्यूरोक्रेट। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं आज की डेट में, आईएएस हेड करते हैं। और आईएएस का हेड करने, मैनेज करने का तरीका क्या है? जो भी आईएएस किसी भी डिपार्टमेंट में जाता है, उसको 5 किताबें दे दी जाती हैं कि भाई ये तू पढ़ ले, ये इस डिपार्टमेंट का वर्किंग है। अब वो किताबों से पढ़ के क्या साइंटिस्ट की भाषा समझेगा? क्या साइंटिस्ट की वो रिसर्च समझेगा? क्या उसकी समझ में आएगा कि साइंटिस्ट क्या करना चाहता है? अगर आप रिव्यू कर लें सारे डिपार्टमेंट्स का, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, चाहे एमओईएफ है, चाहे सीपीसीबी है, चाहे स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं, सब जगह आईएएस बैठे हैं। तो जो आईएएस का व्यू है वो प्रिवेल कर रहा है, ना कि साइंटिस्ट का। ये पोजीशन जो कि साइंटिस्ट को हेड करनी चाहिए थी, साइंटिस्ट जो है वो एक बेटर पोजीशन में होते हैं इन चीजों को समझने के लिए, इन चीजों को एस्टिमेट करने के लिए। प्रोडिक्ट तो बेचारे साइंटिस्ट भी नहीं कर पाते कि कब अर्थक्वेक आएगा, कब लेक ब्रस्ट होगी, कब फ्लैश फ्लड आएगा, कब क्लाउड ब्रस्ट होगा। ये साइंटिस्ट भी प्रोडिक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसके लिए कोई मैकेनिज्म आज की डेट में है नहीं। पर एक वो एस्टिमेट जरूर कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जरूर असेस कर कर सकते हैं। तो जब ये ब्यूरोक्रेट्स बैठ जाते हैं जहां की पोजीशन में, जहां टेक्नोक्रेट होना चाहिए, वहां ये सारी दिक्कतें आएंगी। क्यों? और वो आ भी रही हैं, जिनको हम देख भी रहे हैं
और सबसे बड़ी एग्जांपल, जो ज्यादा दूर नहीं, हमारे जो शहर डूब रहे हैं, वो क्या वजह है? क्योंकि जो प्लानर ऊपर बैठा है वो ब्यूरोक्रेट है। तो जब सिटी लेवल पे इतना डैमेजिंग है, तो आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया, जो कि दो हिस्सों में बंटा हुआ है, एक अपर हिमालय जो कि थोड़ा स्टेबल है, और जो लोअर हिमालय जो कि रबल से बना है, जिसका एविडेंस ये जो फ्लैश फ्लड दिखा रहा है आपको, जिस गति से पानी आ रहा है, और इसके साथ मलबा भी आ रहा है, रॉक्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है? वो यंगर हिमालय से निकल के आ रहा है। तो उस हिमालय को जब आप छेड़ोगे, उसके ऊपर अनमाइंडफुल डेवलपमेंट करोगे, उसके ऊपर हैवी कंस्ट्रक्शन करोगे, उसमें माइनिंग भी करोगे, टनलिंग भी करोगे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बनाओगे, एयरपोर्ट भी बनाओगे, रेलवे लाइन भी बनाओगे, तो क्या होगा? अल्टीमेटली लोड जो है, इन इन जो तिब्बतन प्लेटो है, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट परमाफ्रॉस्ट एरिया है। परमाफ्रॉस्ट एरिया किसको बोलते हैं? जहां रॉक्स, सिल्ट और सॉइल सारी इकट्ठी होकर जम जाती है। वो जमने के बाद इतनी हार्ड हो जाती है कि उसको बेस बेस फाउंडेशन मान लिया जाता है, और उसके ऊपर सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जगह जगह जो है वो बर्फ तो पिघल रही है। तो जैसे बर्फ पिघलेगी, ये परमाफ्रॉस्ट जो है, ये पिघलने से सॉइल लूज होगी,